नमस्कार, सभी को राम राम। रेट लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रमुख सामाजिक बुराइयां। और सामाजिक बुराइयों के अंदर अपने इससे पहली क्लास में पढ़ा था बाल विवाह। आज अपने सामाजिक बुराइयों के अंदर पढ़ेंगे दहेज प्रथा के बारे में। दहेज प्रथा व चोरी, ये दो सामाजिक बुराइयां हैं, इनके बारे में आज वाली क्लास में अपनी चर्चा करेंगे। तो वही जैसा हर क्लास में कहता हूँ, कोशिश करना साथ साथ में अपने नोट्स बनाने की, ताकि वो चीज़ और बढ़िया तरीके से कवर हो जाए और अपने इसी प्रकार से पढ़ेंगे कि वो चीज़ आपको आसानी से याद हो जाए। और मेन उन्हीं पॉइंटों को उठाएंगे जहाँ से एग्जाम के अंदर लगभग अधिकांश प्रश्न आते रहते हैं। तो सामाजिक बुराइयों में से प्रश्न कहाँ से बनेगा? प्रश्न बनेगा जो सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं या जो उठाए जा रहे हैं, उनसे संबंधित एग्जाम के अंदर अपने को प्रश्न बनेंगे। पढ़ाने को हम पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं कि दहेज प्रथा है क्या, लेकिन वो परिभाषा दहेज किसको कहते हैं वो आपको भी पता है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते। दहेज निरोधक अधिनियम कब बना? दहेज से संबंधित आईपीसी की धारा कौन कौन सी है ना, भारतीय दंड संहिता की धारा कौन कौन सी है, किस धारा में क्या प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार के सरकार और प्रशासन जो प्रयास किया है दहेज प्रथा को या किसी भी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए, वो प्रयास हमसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सभी चीजों के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। आज अपने पहले शुरू करते हैं दहेज प्रथा के बारे में। देखिएगा, बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे, तो साथ साथ में कोशिश करना अपने नोट्स बनाने की। सामाजिक बुराई का नाम है दहेज प्रथा। देखिएगा, दहेज प्रथा क्या है? अब देखो, जब से अपनी संस्कृति का उद्भव हुआ है, जैसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, बाद में वैदिक सभ्यता आई, तो कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता से ही वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को उपहार देने की परंपरा स्टार्ट हो गई थी, जो बाद में भी चलती रही थी। लड़की का जो पिता है वो लड़की की आवश्यक जितनी भी सामग्री है, जितने भी संसाधन, जितनी भी संपत्ति है, वो अपनी मर्जी से अपनी लड़की को जो है वो विवाह के अवसर पर उपहार में दिया करते थे। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय बीता, तो वो जो परंपरा थी वो वर पक्ष के अंदर एक लालच पैदा कर गया और वर पक्ष भी उस चीज को जो है वो जबरदस्ती से मांगना शुरू कर दिया। तो वो चीज क्या बन गई? वो चीज दहेज प्रथा बन गई। यानी कि वधु पक्ष से जब वर पक्ष जो है वो जबरदस्ती कोई चीज मांगता है या को उपहार देने के लिए जबरदस्ती करता है, तो वो कैसी परंपरा है? वो दहेज प्रथा है, जो एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, जो समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस चीज का सामना करता है ना। लेकिन आजकल तो अपने कह सकते हैं कि जैसे शिक्षा का विस्तार हुआ है, तो धीरे धीरे ये चलन जो है वो कम होना शुरू हो गया है। और अपने वाले क्षेत्र में तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम आजकल देखने को मिलता है। आपने भी देखा होगा, आस पड़ोस के अंदर, अपने परिवार के अंदर जो है वो दहेज प्रथा जो है उस चीज से लोग परहेज ही करते हैं, जो शिक्षित युवा है। और बात शिक्षित युवा की नहीं है, बाकी जो लोग हैं वो भी आसपास के माहौल को देखकर जो है वो भी इसके लिए जागरूक होने लगे हैं। तो ये बढ़िया बात है कि वर्तमान में धीरे धीरे ये जो दहेज प्रथा है वो समाप्त हो रही है, और होनी भी चाहिए, जरूरी भी है। अब देखो, दहेज प्रथा की अगर अपने परिभाषा लिखें, तो परिभाषा के अंदर अपने ये कह सकते हैं कि वर पक्ष द्वारा, परिभाषा लिखते हैं दहेज प्रथा में क्या होता है, जैसे अपनी परिभाषा लिखें तो वर पक्ष द्वारा, वर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर विभिन्न शर्तों को पूरा करने व उपहारों को
लेने की जबरदस्ती करना क्या कहलाती है? दहेज प्रथा कहलाती है ना? समझ आ गया होगा। यानी कि जब वर पक्ष है वो विवाह के अवसर वधु पक्ष से किसी भी प्रकार की मांग या किसी भी प्रकार की शर्त पूरी करने के लिए जबरदस्ती करता है ना? मेरे को कार चाहिए, मेरे को स्कूटर चाहिए, कुछ भी, कोई भी शर्त पूरी करने की जबरदस्ती करता है, या कोई भी उससे उपहार लेने की जबरदस्ती करता है, तो वो जबरदस्ती क्या है? वो दहेज प्रथा है। समझ रहे हो ना? अगर मान लो कोई लड़की का पिता है अपनी मर्जी से अपनी बेटी को कोई भी चीज का वो उपहार देता है, वो अपनी मर्जी से अगर अपनी बेटी को उपहार देता है तो वो दहेज नहीं है। लेकिन जब वर पक्ष वाला जो है वो उसे जब जबरदस्ती वो मांग करेगा तो वो क्या बन जाएगी? वो दहेज प्रथा बन जाएगी। तो दहेज प्रथा की परिभाषा बड़ी आसान है, लगभग इस चीज को अपने सारे समझते हैं। अब देखो क्या है, अब आगे अपने चलते हैं। अब इसी के अंदर एक चीज और ऐड कर लेना, जैसे अपने हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये कब बना था? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो बना था वो 1995 के अंदर बना था। कौन सा? हिंदू विवाह अधिनियम। इस अधिनियम के अंदर क्या था? इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया था कि अगर पहली शादी है और पहली शादी में अगर पत्नी जीवित है तो पत्नी जीवित रहते वो लड़का दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया था। यानी कि इस अधिनियम के अंदर क्या प्रावधान था कि पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं तो ना बस ये सन जरूर याद रखना। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1995 के अंदर। कब पारित हुआ था? 1995 के अंदर जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। अब देखिएगा आगे चलते हैं, आगे अपने बात करते हैं दहेज निरोधक अधिनियम 1961। रट्टा लगा लेना, प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम कब बना? 1961 में। कब बना? 1961 में। कौन सा? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में। अब ये अधिनियम लागू कब हुआ? तो अधिनियम लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ था। अब इस अधिनियम को और बढ़िया कठोर बनाने के लिए इस अधिनियम के अंदर एक संशोधन किया गया था। और दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया था? तो याद रखना 1986 के अंदर जो है इसमें संशोधन हुआ था। इस अधिनियम को और ज्यादा कठोर बनाया गया था। अब देखो, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। और इसमें पुण्य संशोधन कब हुआ? तो पुण्य संशोधन कब हुआ था? तो 1986 को जो है इस अधिनियम के अंदर पुण्य संशोधन हुआ था। इस 1986 के संशोधन में इस अधिनियम के अंदर एक धारा जोड़ी गई थी। और धारा कौन सी जोड़ी गई थी? 498 एक।
कौन सी धारा जोड़ी गई थी? 498 एक जो है वो इसके अंदर धारा जोड़ी गई थी। आईपीएस की धारा है, भारतीय दंड संहिता की एक धारा 498 ए है, और इस धारा का जो संबंध है, इस धारा का जो संबंध है वो महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित ये धारा है। महिलाओं के ऊपर जो घरेलू अत्याचार होते हैं उसको रोकने से संबंधित जो है वो आईपीएस की धारा कौन सी है? 498 ए है, जो इस अधिनियम के अंदर कौन से संशोधन में जोड़ी गई थी? 1986 के संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। दहेज प्रथा में अगर अपनी बात करें तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है, ढंग से कवर कर लेना। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। 1986 में इसमें संशोधन हुआ। संशोधन के बाद इसमें 498 ए आईपीएस की धारा जोड़ी गई, और ये धारा महिलाओं पर जो घरेलू अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को बंद करवाने से संबंधित ये धारा है कौन सी? 498 ए। ठीक, इसके अलावा याद रखना महिलाओं पर घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब बना? रट्टा लगा लेना, 2005 में। कब बना? 2005 में। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा होती है उसके रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया वो कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया था। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में, संशोधन हुआ 1986 में। महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में। कब बना? 2005 में। उसके बाद में एक याद रखना कि अपने देश के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। 31 जनवरी 1992 को किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। कब? 31 जनवरी 1992 की। इसकी स्थापना क्यों हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसका काम क्या था? तो इसका काम था महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना, है ना। मतलब जो पुरुष और महिलाओं के अंदर जो असमानता पाई जाती है ना, अलग अलग जॉब के सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में के, तो उस असमानता को समाप्त करने के लिए कि महिलाओं को भी पुरुषों के जैसा समान मिलना चाहिए, समानता रहनी चाहिए, इसके लिए हमारे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 के अंदर, 31 जनवरी 1992 को। अब देखो यहां तक हमने ना ज्यादा नहीं, बस 3 बातें पढ़ी जो दहेज प्रथा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और दहेज प्रथा में है भी यही। देखो दोबारा बताओ, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, संशोधन कब हुआ? 1986 में, याद हो जाएगा। महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम बना 2005 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई 31 जनवरी 1992। ठीक है, बड़ा आसान है। देखो अगर अपने सिस्टम से पढ़े ना, अगर देखो यहाँ पर मैं अगर छोटी छोटी बातों को करता कि दहेज क्या होता है, दहेज अपने किस प्रकार से दहेज को देखते हैं, कोई 2-4 कहानी बता देता, तो उसमें एक टाइम वेस्ट करने वाली भी कहानी थी, और वो चीज अपने एग्जाम के लिए मैटर भी नहीं रखती। तो मेन एग्जाम के लिए जो अपने काम के पॉइंट है, केवल अगर उन्हीं के ऊपर बात करें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, समय की भी बचत होगी, आपको वो चीज ढंग से समझ भी आ जाएगी। क्योंकि देखो अगर इसी को मैं बहुत बढ़ा चढ़ाकर आपको बताता, लेकिन बात तो मेन 3 ही थी हमारे काम की। दहेज निरोधक अधिनियम 1961, संशोधन 1986, महिला घरेलू संरक्षण अधिनियम 2005, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992।
तो बात तो 3 ही काम की है। कितना आसान है देखो। अब देखो, दहेज प्रथा से संबंधित जो मुख्य भारतीय दंड संहिता की जो प्रमुख धाराएं हैं वो कौन कौन सी है जिनका संबंध दहेज प्रथा से है, यानी कि आईपीएस की धारा, आईपीएस की जो मुख्य धाराएं हैं जिनका संबंध दहेज प्रथा से है, तो वो धाराएं कौन कौन सी है वो अपने को कवर करनी है। जैसे एक धारा है 498 ए, 498 ए, इस धारा का संबंध भी महिलाओं से है। क्या संबंध है? महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित आईपीएस की धारा कौन सी है? तो धारा याद रखना 498 ए है। महिलाओं के ऊपर जो दहेज के चक्कर में जो अत्याचार होते हैं उन अत्याचार को रोकने से संबंधित धारा है आईपीएस की धारा 498 ए। ठीक है, एक धारा याद करो, 1986 में जो 61 वाले अधिनियम में संशोधन हुआ था, उस संशोधन के बाद ये धारा उसमें जोड़ी गई थी, है ना, कौन सी? 498 ए। उसके बाद में एक धारा याद रखना, एक धारा का नाम आएगा 406। आईपीएस की धारा कौन सी है? 406। 406 जो आईपीएस की धारा, इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान है कि मान लो जैसे तलाक हो गया और तलाक के बाद वर पक्ष के जो वर पक्ष के अंदर जो भी है उसका पूर्व पति है, ससुर है, यानी कि जो भी उसके रिश्तेदार है, वो लड़की की जो संपत्ति थी, है ना, जो भी उस लड़की को पिता ने विवाह के समय दिया था, उस संपत्ति को अगर वो देने से इनकार कर दे, तो इसलिए वर पक्ष के सभी समूह को उस चीज का दोषी मानकर उनको कठोर कारावास और सजा का प्रावधान जो है इस वाली धारा में किया गया है। धारा 406 के अंदर किया गया है। यानी कि क्या किया गया? देखो, इसमें यह है कि तलाक के बाद, तलाक के बाद वर पक्ष द्वारा, वर पक्ष द्वारा लड़की की संपत्ति को वापिस लौटाने से मना कर दे, तो इस हेतु क्या होगा? वर पक्ष को इस चीज में दोषी माना जाएगा और वर पक्ष में जो भी पति है, ससुर है, या जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन सब को कठोर कारावास और जो भी जुर्माना है अथवा दोनों जो है उस चीज का इसमें प्रावधान किया गया है ना। 406 में 420 ही नहीं कर सकते। 6 के अंदर छीछी गंदा काम है, तलाक वाला काम है, तो 406 तलाक से संबंधित है। 6 में छीछी गंदा काम है, तलाक वाला बहुत गंदा काम है, भगवान बचाए, तो तलाक से संबंधित धारा कौन सी है? 406 है। ठीक है। 498 महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित है और 406 छी गंदा काम, तलाक के बाद अगर वर पक्ष लड़की की संपत्ति को वापस लौटाने से मना कर देता है तो वर पक्ष को दोषी मानकर उसमें वर पक्ष का सजा और उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। कौन सी? आईपीएस धारा 406 के अंतर्गत। उसके बाद में धारा आती है, धारा है 304 बी, 304 बी आईपीएस की धारा है 304 बी। इसमें क्या है? जैसे मान लो शादी के 7 साल के बाद, शादी के 7 साल के अंदर अंदर, शादी के बाद यानी कि स्टार्टिंग वाले जो 7 साल है उसके अंदर अंदर अगर विपरीत परिस्थिति में लड़की की मृत्यु हो जाती है ना, और मृत्यु होने का कारण अगर कहीं ना कहीं दहेज प्रताड़ना माना जाता है, तो उसके पति और उसके ससुर या वर पक्ष वाले, ससुराल पक्ष वाले जितने भी दोषी है उन सबको इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। कौन सी धारा? आईपीएस 304 बी के तहत। और देखो 3 + 0 + 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं ना, तो इसमें 7 साल वाला सिस्टम है। 304 में 7 है,
406 में छी गंदा काम, तलाक वाला काम है, और 498 के अंदर महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित है। क्या कहा गया 304 बी की धारा के अंदर? इसमें यह कहा गया कि शादी के 7 साल के अंदर, 7 साल के अंदर लड़की की विपरीत स्थिति में मृत्यु हो जाती है तो जांच के उपरांत मृत्यु का कारण दहेज प्रताड़ना सिद्ध होता है तो ससुराल जो पक्ष है, लड़की का जो ससुराल पक्ष है, उस ससुराल पक्ष को इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। कौन सी धारा? आईपीएस की धारा 304 बी के तहत। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक है दहेज प्रथा, है ना। कितना आसान है देखो, जब अपने पढ़ने की सोचने तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है ये तो बड़ा आसान है। इसलिए पढ़ा करो, जिस चीज से आपको डर लगता है उस सब्जेक्ट को खूब पढ़ा करो, वो सब्जेक्ट इतना आसान बन जाएगा जो आपने कभी वो चीज उसके बारे में सोची ना हो। क्या है दहेज? दहेज की परिभाषा बता दी कि वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर विभिन्न शर्तों को पूरा करने की व उपहारों को लेने की जबरदस्ती करना दहेज प्रथा कहलाती है ना। हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के अंदर यह बताया गया कि पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। हिंदू विवाह अधिनियम कब का है? 1995 का है। दहेज प्रथा में 3 सन है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को, संशोधन हुआ 1986 में। 86 के संशोधन में धारा जोड़ी गई 498 ए, यही है। उसके बाद महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम बना 2005 के अंदर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई 1992 में, 31 जनवरी 1992 को। और दहेज प्रथा से संबंधित आईपीएस की धारा जो है मुख्य 3 धाराएं हैं। धारा 498 महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से संबंधित है। धारा 406 यानी कि तलाक के बाद वर पक्ष द्वारा लड़की की संपत्ति को वापस लौटाने से अगर वो मना कर दे तो वर पक्ष को जो है वो इसमें जो है वो दंड देने का प्रावधान किया गया है। धारा 304 बी के तहत शादी के 7 साल के अंदर लड़की की विपरीत स्थिति में अगर मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण जांच के बाद में दहेज प्रताड़ना होना सिद्ध हो जाता है तो लड़की के ससुराल पक्ष को इसमें दंड देने का प्रावधान है। कौन सी धारा के तहत? धारा 304 बी के अंदर। तो ये 3 आईपीएस की धारा है। 498 ए है, 498 ए है, 406 है और 304 बी धारा है। ये आईपीएस की 3 धारा है। चलो इसी को अपने स्लाइड में देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? दहेज प्रथा। क्या पढ़ा कि भारत में वैदिक काल से ही लड़की के पिता के द्वारा लड़की के जीवन के लिए आवश्यक सामग्री उपहार दिए जाने का प्रचलन था, लेकिन कालांतरण में यानी कि वर्तमान में वर पक्ष द्वारा इस उपहारों को जबरदस्ती मांगना ही क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। यही पढ़ा। इसके बाद क्या पढ़ा? इसके बाद हमने ये देखा हिंदू विवाह अधिनियम 1995। इस अधिनियम के तहत हिंदू पुरुष पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। हिंदू विवाह अधिनियम 1995। नारी के देह व्यापार को रोकने के लिए वर्ष 1956 में अधिनियम बनाया गया था। नारी के देह व्यापार को रोकने के लिए अधिनियम कब बनाया गया? 1956 में अधिनियम बनाया गया। कब? 1956 में। आगे हमने पढ़ा दहेज निरोधक कानून 1961। दहेज निरोधक कानून 1961। इस कानून को दहेज प्रथा को रोकने के लिए 1961 में पारित किया गया। इस अधिनियम को 20 मई 1961 को मंजूरी मिली तथा यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को यह अधिनियम लागू हुआ था। 1986 में इसे पुनः संशोधित किया गया ताकि यह कानून अधिक शक्तिशाली बन पाए।
और 1986 में संशोधन करने के इस अधिनियम में धारा 498 ए जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? 498 ए जोड़ी गई। अब इस कानून के तहत न्यायालय अपने ज्ञान के आधार पर या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था की शिकायत पर कार्यवाही कर सकता है। तो वहीं इन अपराधों की जांच ठीक प्रकार से करने के लिए इसे गैर जमानती अपराध बना दिया गया। कौन सा अपराध है? गैर जमानती अपराध है, यानी कि इसमें जमानत नहीं होती। इस अधिनियम में दहेज प्रथा लेने व देने वाले व्यक्ति या दहेज लेने या देने हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति दोनों को इसमें सजा का प्रावधान है। खास बात है, कम से कम 5 साल का कारावास या न्यूनतम 15,000 रुपए या दहेज की रकम जो भी अधिक हो का आर्थिक दंड या दोनों सजाएं न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। यानी कि दहेज प्रथा वर पक्ष वाले लोगों को या दहेज प्रथा के लिए प्रोत्साहन करने वाले व्यक्तियों को भी इसके अंदर दोषी माना जाएगा और सजा का प्रावधान कम से कम 5 साल अथवा 15,000 रुपए जुर्माना। 15,000 रुपए जुर्माने से अगर दहेज प्रथा की रकम ज्यादा है तो दहेज प्रथा वाली जो रकम मांगी है उतना जुर्माना उसके ऊपर लगेगा और प्लस सजा और दहेज प्रथा दोनों एक साथ भी न्यायालय उसके ऊपर लगा सकता है। ये इसमें प्रावधान है सजा का। इसके अलावा संसद द्वारा 2005 में महिलाओं के घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया। इसके तहत महिलाओं को दीवानी न्यायालय उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया। महिला घरेलू संरक्षण अधिनियम कब बना? 2005 में, उसी की बात हो रही है। आईपीसी की धारा 498 ए भी पत्नी को उसके पति या ससुराल वालों की ओर से दहेज प्रताड़ना के आरोप में 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करती है। आईपीएस धारा 498 ए जो 1986 के संशोधन के तहत इसके अंदर जोड़ी गई थी, उस धारा की बात हो रही है। आईपीसी धारा, सही है, आईपीसी धारा है, आईपीएस नहीं, आईपीसी धारा, भारतीय दंड संहिता है ना। आईपीसी धारा भारतीय दंड संहिता हो जाए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या था? भारतीय संविधान द्वारा महिला व पुरुष को समान अधिकार देने के लिए 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 31 जनवरी 1992 को। राजस्थान सरकार ने महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरणों को शीघ्र सुनवाई हेतु वर्ष 2013 में अपर न्यायालय स्तर के 5 विशिष्ट न्यायालयों का सर्जन किया गया। अब याद रखना कहां कहां पर है? अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। जयपुर का नाम नहीं है, जोधपुर उदयपुर है, जोधपुर उदयपुर। अब सबसे ऊपर बीकानेर, संभाग टच करता है अजमेर को, अजमेर के आगे भरतपुर। जोधपुर उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर। तो ये 5 जो है, यहाँ पर 5 विशिष्ट न्यायालयों का सर्जन किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2013 के अंदर। ये 5 जिलों के नाम याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय दंड संहिता की प्रमुख धाराएं। आईपीसी धारा 498 ए क्या था? महिलाओं पर अत्याचार को रोकने से संबंधित है। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले आरोपी को इस धारा के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास अथवा 1 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों, ये प्रावधान है। किसमें? 498 ए के अंदर। उसके बाद धारा 406 छी तलाक वाला काम है। तलाक के बाद भी अगर लड़की की संपत्ति को ससुराल पक्ष लौटाने से मना करता है तो इस धारा के अंतर्गत लड़की के पति व रिश्तेदारों को 3 साल के कठोर कारावास का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। 406 छी। धारा 304 बी 3 + 0 + 4 मतलब 7 साल का जिक्र होगा। अगर शादी के 7 साल के अंदर विपरीत परिस्थितियों में लड़की की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण ससुराल पक्ष की ओर से दहेज प्रताड़ना माना जाना सिद्ध हो जाता है तो इस धारा के अंतर्गत ससुराल पक्ष के दोषियों को 7 साल के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। कौन सी धारा में? धारा
304 बी के अंदर। ये 3 धाराएं याद रखो। उसके बाद देखो दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। तो दहेज प्रथा के तो भाई बहुत सारे दुष्परिणाम है ना। पारिवारिक तनाव रहता है, पारिवारिक तनाव रहता है, भ्रूण हत्या को प्रोत्साहन मिलता है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता है, लिंगानुपात का असंतुलन होता है, लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। तो दहेज प्रथा को रोकने के क्या उपाय है? सबसे बड़ा तो एक ही उपाय है ना, शिक्षा जो है इस प्रकार से शिक्षा के सिस्टम को सेट किया जाए कि प्रत्येक घर, प्रत्येक ढाणी, प्रत्येक कस्बे के अंदर कोने कोने पर शिक्षा को पहुंचाया जाए बढ़िया सिस्टम से, यानी कि लगभग शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा विस्तार किया जाए, गरीब से गरीब घर तक शिक्षा को पहुंचाया जाए और लोगों को दहेज न लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दहेज प्रथा के जो अपने कह सकते हैं दुष्परिणाम हैं उनसे लोगों को अवगत करवाया जाए, तो इससे दहेज प्रथा को रोका जा सकता है। बाकी अपने आप जैसे युवा है, युवा इस दहेज प्रथा को रोकने के अंदर बहुत बड़ा अपना योगदान आप दे सकते हो, है ना। तो ये दहेज प्रथा के बारे में था। अब दहेज प्रथा के बाद सामाजिक बुराई का नाम आता है चोरी। चोरी, चोरी क्या होती है भाई? हैं, चोरी क्या होती है? यानी कि किसी की संपत्ति को बिना पूछे उठाकर उस पर कब्जा कर लेना क्या कहलाती है? चोरी कहलाती है। यही है भाई, किसी की संपत्ति है, कोई चीज है, उसको बिना पूछे, उसकी बिना सहमति के अगर उसको हथिया लेंगे तो वो क्या बनेगी? चोरी बनेगी। अब जब अपने उस संपत्ति को बिना पूछे या वहां से जब हथिया रहे हैं तो उस चीज को हथियाने के अंदर अगर 5-6 लोग मिले हुए हैं और वहां पर वो फिर हिंसा भी करते हैं तो वो क्या बन जाती है? डकैती बन जाती है। डकैती जो बोलते हैं ना, डकैती क्या होती है? डकैती होती है कि चोरी कर रहे हैं तो चोरी के दौरान जब हिंसा हो जाए तो वो क्या हो जाती है? डकैती हो जाती है। और बिना हिंसा वाली चोरी है। यही होती है चोरी। बिल्कुल आसान है। चोरी क्या है? चोरी है किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति की संपत्ति को बिना सहमति हथियाना क्या कहलाती है? चोरी कहलाती है। सिंपल है। बिना सहमति के जब किसी भी संपत्ति को अपने जब हथियाते हैं तो वो क्या कहलाती है? चोरी कहलाती है, जो सामाजिक बुराई है, एक प्रकार का अपराध है। ठीक है। अगर अपने बात करें डकैती, तो इसी के अंदर अपने अगर चोरी को थोड़ा और आगे ले जाएं तो आगे शब्द आएगा, आ जाएगा डकैती। डकैती का मतलब है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी की संपत्ति को हथियाने के लिए हथियाने के लिए हथियाने के लिए हिंसा करते हैं, हिंसा करते हैं तो वो क्या कहलाती है? डकैती कहलाती है। सिंपल है। चोरी क्या है? तो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को बिना सहमति हथिया लेना चोरी है। डकैती क्या है? डकैती है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को हथियाने के लिए हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, वहां पर हिंसा कर देते हैं तो वो क्या है? डकैती है। और दोनों के दोनों अपराध है, दोनों की दोनों सामाजिक बुराई है। अब देखो इनसे संबंधित मुख्य धाराएं कौन कौन सी है? धारा पर ध्यान देना। तो मुख्य अगर अपने धाराओं की बात करें तो पहले धारा आती है 378। धारा 378
धारा 378 में चोरी का उल्लेख है, यानी कि चोरी को एक अपराध माना गया है। कौन सी धारा में? 378 में। 378 के बाद में अगर अपने आगे बढ़े, धारा 379, 79 में क्या है? 79 के अंदर ये है कि चोरी का माल खरीदना भी क्या है? एक अपराध माना गया है। कौन सी धारा में? 379 में। 378 में चोरी का उल्लेख है, 379 में चोरी का माल खरीदना भी ये क्या माना गया है? अपराध माना गया है। ठीक है, इसके बाद अगर अपने आगे बढ़े तो आगे है धारा 390। धारा 390 में क्या है? धारा 390 में डकैती का उल्लेख है, डकैती का उल्लेख है, और डकैती को भी क्या माना गया है? एक अपराध माना गया है। क्या माना गया? अपराध माना गया। कौन सी धारा? धारा 390 में। उसके बाद में धारा 392, धारा 392 व साथ में याद कर लो 396, दोनों में एक ही प्रावधान है। 92 और 96 में, 92 और 96 के अंदर क्या कहा गया? 92 96 के अंदर चोरी को दंडनीय अपराध माना गया है। चोरी को दंडनीय अपराध माना गया। कौन सी धारा के अंदर? 392 और 96 के अंदर, 392 और 96 के अंदर। उसके बाद है धारा 398, धारा 398। अब धारा 398 में क्या है? धारा 398 के अंदर जो है 398 जो धारा उसके अंदर क्या है? 398 की धारा के अंदर है डकैती के अपराधी को 10 साल के कठोर कारावास का प्रावधान है। कौन सी धारा के अंदर? 398 के अंदर। 398 की धारा में डकैती के अपराधी को लगभग 10 साल के कठोर कारावास का जो है वो प्रावधान किया गया है। उसके बाद में धारा है 412, धारा 412। धारा 412 जो है, धारा 412 है, इसके अंदर है बेईमानी से किसी की संपत्ति को हड़पने को अपराध माना गया है। कौन सी? धारा 412 में। और एक आप जानते हो धारा 420। धारा 420 क्या है? धोखाधड़ी से संबंधित है, धोखाधड़ी से संबंधित है। कौन सी धारा? धारा 420। तो इसके अंदर बस ये मुख्य धाराओं के नाम याद करने हैं चोरी के अंदर, बाकी चोरी के अंदर कोई नहीं है, बस मुख्य ये धाराएं हैं। 378, 379 है ना। उसके बाद क्या? 90, 92, 96, 98, 12 और 20। देखिएगा, याद करना, 378 और 379 दोनों पास पास में है। 78 और 79, 78 में चोरी का उल्लेख है और 79 में चोरी के माल को खरीदना भी अपराध माना गया है। दोनों पास पास में, 78 और 79। ठीक, उसके बाद धाराओं के नाम है 390, 392,
396 और 398, चार पास पास में ना, 90, 92, 96, 98। अब 390 के अंदर डकैती का उल्लेख है, 90 में डकैती का उल्लेख है, 92 और 96 में चोरी को दंडनीय अपराध माना गया है, और 98 के अंदर डकैती के अपराधी को 10 साल का कठोर कारावास का जो प्रावधान है वो किया गया है। 90, 92, 96, 98। 90 में क्या है, 90 के अंदर डकैती का उल्लेख है, 92 और 96 के अंदर चोरी को दंडनीय अपराध माना गया है, और 98 के अंदर डकैती के अपराधी को लगभग 10 साल के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 412 और 420। 412 में क्या है, किसी की संपत्ति को बेईमानी से हड़पने से संबंधित है, और 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। तो ये मुख्य धाराएं हैं, 3 टुकड़ों में बांटकर याद रखना, 78, 79, 90, 92, 96, 98, 412 और 420। याद करना, दोबारा याद करना। 378 और 379, बताओ क्या है। 78 में चोरी का उल्लेख है, 79 में चोरी के माल को खरीदना भी अपराध माना गया है। हो जाएगी याद। 78 में चोरी का उल्लेख है, 79 में चोरी के माल को खरीदना भी क्या माना गया, अपराध माना गया। ठीक, उसके बाद 390, 392, 396 और 398। 90, 92, 96, 98। 90 में क्या है, डकैती का उल्लेख है, 90 में डकैती का उल्लेख है, 92 और 96 में चोरी को दंडनीय अपराध माना गया है, 98 में जो डकैती का अपराधी है उसको 10 साल के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। उसके बाद बताओ क्या है, उसके बाद है 412 और 420। 12 में बेईमानी है, 20 में धोखाधड़ी है। कितना आसान है याद करना। थोड़ा सा अगर सिस्टम से याद किया जाए तो याद करना बड़ा आसान है। चलो दोबारा बता दो, पहले दो धाराओं के नाम है 378 और 379। क्या क्या उल्लेख है, जल्दी बता दो। 78 में चोरी का उल्लेख है, 79 में चोरी का माल खरीदना, इसको भी क्या माना गया है, अपराध माना गया है। बताओ कोई दिक्कत, हो जाएगा याद। उसके बाद में 4 धाराओं के नाम है 390, 392, 396, 398। यही है 90, 92, 96, 98। 90 में क्या है, 90 के अंदर डकैती का उल्लेख है, 92 और 96 के अंदर चोरी को दंडनीय अपराध माना गया है, और 98 के अंदर जो डकैती का अपराधी होगा उसको 10 साल के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। बताओ कहां दिक्कत है। 90, 92, 96, 98। बाद में बताओ कौन सी दो धाराएं बची, 412 और 420। 412 में क्या है, 412 में बेईमानी है, क्या है, बेईमानी है, और 20 में क्या है, धोखाधड़ी है। 20 में क्या है, धोखाधड़ी है। ये मुख्य धाराएं हैं। 3 टुकड़ों में याद करो, बड़ी आसान है। रफ कॉपी में बिना देखे 2-3 बार लिख लो, याद हो जाएगी। ये चोरी है। चलो इसी को स्लाइड में देखते हैं। स्लाइड में देखो क्या है, चोरी। चोरी क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की संपत्ति को बिना सहमति एवं गैर कानूनी रूप से हथियाने को चोरी कहा जाता है। चोरी नामक सामाजिक बुराई का प्रमुख कारण क्या है, अत्यधिक गरीबी है। यही है मेन कारण, अत्यधिक गरीबी। उसके बाद चोरी को रोकने हेतु भारतीय दंड संहिता या आईपीसी में प्रावधान किया गया है। जो हमने धाराएं पढ़ी वो भारतीय दंड संहिता की मुख्य धाराओं के नाम थे जो हमने पढ़े थे। भारतीय दंड संहिता को 1860 में बनाया गया था, लेकिन इसे 1870 में लागू किया गया था। धारा 378 में क्या है, चोरी का उल्लेख है।
धारा 378 में चोरी का उल्लेख है। 79 में क्या है बता दो। 79 में क्या है? 79 में चोरी का माल खरीदने को भी अपराध माना गया है। 390 में क्या है? डकैती का उल्लेख है। डकैती क्या होती है? जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर चोरी के साथ साथ हिंसा करते हैं तो वो क्या कहलाती है? डकैती कहलाती है। हिंसा करे तो क्या कहलाएगी? डकैती कहलाएगी। और डकैती का उल्लेख कौन सी आईपीसी धारा के अंदर है? आईपीसी धारा 390 के अंदर है। 90 के बाद बताओ 92 और 96 में क्या है? 92 और 96 के अंदर क्या है? तो चोरी को एक दंडनीय अपराध माना गया है। 96 के बाद 98 में क्या है? 98 में क्या है? डकैती के विरुद्ध 10 वर्ष की सजा से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है धारा 398 के अंदर, है ना। 78, 79, 390, 92, 96, 98 और बाद में 412 और 420। 412 में क्या है? बेईमानी से किसी भी संपत्ति को हड़पना कानूनी अपराध है। और धारा 420 में धोखाधड़ी से संबंधित है। ये प्रमुख आईपीसी की धाराएं हैं और ये चोरी है। तो ये अपने दो सामाजिक बुराई हमने पढ़ी, दहेज प्रथा और चोरी। कोशिश करना एक बार क्लास को दोबारा से जल्दी जल्दी इसको तेज करके बढ़िया तरीके से सुन लो। 2-3 बार सुनोगे तो याद ये और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपने साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाए होंगे। नोट्स बनाया करो, बहुत काम आएंगे। अगली क्लास में अन्य जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे बाल श्रम है, नशाखोरी है, उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तब तक क्लासों को एक बार फिर दोबारा रिवाइज करते रहना। अगली क्लास में फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।